नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की, जिन्होंने एसओपी गाइडलाइन को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बड़ी घोषणा की है। पीसी में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश के टेलीकॉम के विकास में बीपीओ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी क्रांति है। भारत की बीपीओ इंडस्ट्री 2.8 लाख करोड़ की है। आने वाले 2025 तक ये 3.9 लाख करोड़ हो जाने के आसार हैं। तो एक बार आपको फिर से बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एसओपी गाइडलाइन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश के टेलीकॉम के विकास में बीपीओ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी क्रांति है। भारत की बीपीओ इंडस्ट्री 2.8 करोड़ की है इस वक्त, यानी 2.8 लाख करोड़ की है, और आने वाले 2025 तक ये 3.9 लाख करोड़ हो जाने के आसार हैं। और ये खासकर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। We have issued a guideline today which is severely and very extensively liberalizing the other service providers guidelines. ये देश में टेलीकॉम सेक्टर के विकास में बीपीओ इंडस्ट्री वॉइस रिलेटेड में एक बहुत बड़ी क्रांति है। The guideline being issued today is revolutionary in nature, which will make India a very favorable destination. आगे बढ़ते हैं। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वीसी बनी कर्णम मल्लेश्वरी। कार्यक्रम में शामिल है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी का वीसी बनना गर्व की बात है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल प्रतिभाओं को तराशेगी, ये कह रहे थे सिसोदिया। खिलाड़ी पर ओलंपिक में देश के लिए कम से कम 50 स्वर्ण पदक लाएंगे। खिलाड़ियों को तैयार करने के साथ मेन स्ट्रीम कोर्सेस के समकक्ष डिग्री भी मिलेगी। प्रतिभाओं को तलाश और तराश कर ओलंपिक के लिए तैयार करेंगे। ये कर्णम मल्लेश्वरी ने ये बातें कही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2021 के अवसर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी का दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की प्रथम उप कुलपति के रूप में स्वागत किया है। इस अवसर पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शुरू होना हमारे लिए बहुत बड़े सपने का पूरा होना है। मुझे यह कहते हुए बेहद गर्व है कि ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली उप कुलपति होंगी। उन्होंने कहा कि कर्णम मल्लेश्वरी के नेतृत्व में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गढ़ने वाले विद्यार्थी पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करेंगे। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के विजन पर चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली कुलपति ओलंपिक पदक विजेता कर्णम मल्लेश्वरी की नियुक्ति की घोषणा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का हमारा उद्देश्य अपने देश में ऐसे एथलीट तैयार करना है जो हमारे देश को गौरवान्वित करें। हम एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां खेल फले फूले और अपने खिलाड़ियों को उस स्तर तक ले जाएं जहां वे हर ओलंपिक में भारत के लिए कम से कम 50 पदक जीते। बता दें कि दिल्ली विधानसभा ने साल 2019 में दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया था। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों को खेलों में स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की जाएगी। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ खेल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने का काम भी करेगी। आगे बढ़ते हैं। देश भर में जहां पुरुष क्रिकेट को लेकर उत्साह चरम पर देखने को मिलता है, वहीं महिला क्रिकेट को लेकर लोगों में कितना रुझान है, इसे लेकर न्यूज़ वन इंडिया के संवाददाता किरण पाल सिंह ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कोच सुमन शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान भारतीय महिला क्रिकेट की कोच से ये भी जाना कि कोविड महामारी के कारण सभी खेल प्रभावित हुए हैं, इसका महिला क्रिकेट पर क्या असर पड़ा है और हमारी भारतीय महिला क्रिकेट टीम में कौन से खिलाड़ी बेस्ट परफॉर्मर बनकर
सामने आए हैं। देखिए खास बातचीत। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम की कोच सुमन शर्मा जी। मैम, अगर मैं आपसे जानूं कि वुमेंस क्रिकेट टीम को जिस तरीके से हमारे देश के अंदर क्रिकेट को बहुत माना जाता है, लोग उसकी तरफ प्रोत्साहन है, वहीं क्या वुमेंस क्रिकेट टीम की तरफ लोग उसे भी उसी दर्जे से देखते हैं क्या? अ, अगर कंपेयर करो मैन क्रिकेट से तो उतना तो नहीं लोगों का रुझान उस तरफ से, पर जब से इंडिया टीम 2017 में वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंची, वनडे के और T20 के फाइनल में पहुंची, और उसके साथ साथ जब से मैचेस टीवी पे दिखाए जाने लगे हैं, तब से काफ़ी लोगों का रुझान वुमेंस क्रिकेट की तरफ को भी हुआ है और काफ़ी प्रोत्साहन भी मिलना शुरू हुआ है BCCI की तरफ से भी और जनरल पब्लिक की तरफ से भी। मैम, अभी अगर हम अपनी वुमेंस क्रिकेट टीम के अंदर अगर बेस्ट परफॉर्मर माने तो हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि कौन है वो लोग जो, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी कमी है, लोगों को पता ही नहीं वुमेंस क्रिकेट टीम के अंदर कौन कौन हमारे बेस्ट परफॉर्मर है। हमारे पास अभी तो एक उभरता हुआ सितारा है शेफाली वर्मा, जिसने अभी हाल में ही ख़त्म हुए टेस्ट मैच में 96 की पारी खेली और कुछ 50 के ऊपर रन बनाए। उसके अलावा हमारे पास नए उभरते प्लेयर आ रहे हैं, जिसमें दीप्ति शर्मा का नाम है और स्नेह राणा का नाम है, तानिया भाटिया ने बहुत अच्छा किया। उसके अलावा हमारे पास पुराने नाम जो काफ़ी सालों से और जिनको हम लेजेंड्स भी कहते हैं, उसमें मिथाली राज है, झूलन गोस्वामी है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंदाना है, जो काफ़ी सालों से और काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। मैम, कोविड ने कितना एक वुमेंस क्रिकेट टीम को, वैसे तो सभी चीज़ों को बहुत प्रभावित किया है, पर कहीं ना कहीं वुमेंस क्रिकेट टीम को अगर हम आपसे जानें कि कितना नुकसान हुआ है? कोविड की वजह से वुमेंस क्रिकेट BCCI ने पिछले 2-3 सालों से वुमेंस क्रिकेट को भी प्रोत्साहन काफ़ी देना शुरू किया और काफ़ी सारे उन्होंने एक सिस्टम बनाने की कोशिश शुरू हो गई थी उनकी, और सिस्टम में अंडर 23, इंडिया A, अंडर 19 की टीमें भी उन्होंने बनाने का कोशिश शुरू हो गई थी। पर अभी उस सिस्टम को चलते चलते 1 साल ही हुआ, उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया 2020 से, और अभी 2021 में भी संभावना फुल फ्लेजेड क्रिकेट के स्टार्ट होने की कमी है। ये थे हमारे साथ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कोच सुमन शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से कोविड ने हर चीज़ को प्रभावित किया है। वहीं वुमेंस क्रिकेट टीम को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जहां BCCI वुमेंस क्रिकेट टीम को बढ़ाने के लिए कई योजनाओं को ला रही थी, उन योजनाओं का नुकसान हुआ है। दिल्ली से किरणपाल सिंह की एक खास रिपोर्ट। वहीं दिल्ली में कोरोना संभावित तीसरी लहर को रोकने के लिए सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाओं ने भी सरकार के साथ कदम मिलाना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में वर्ल्ड विजन नाम की संस्था ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल को करीब 25 लाख रुपए की लागत से मेडिकल उपकरण दान किए, जिसमें 16 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 80 PPE किट, 80 हैंड ग्लव्स, 80 फेस शील्ड, 80 बायोमेडिकल डिप्स, पोसल बैग, वहीं 80 फेस मास्क सर्जिकल थे। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, विधायक पवन शर्मा, निगम पार्षद अजय शर्मा के साथ अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अशोक कुमार सैनी भी मौजूद रहे। बाबू जगजीवन राम अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अशोक कुमार सैनी ने मीडिया से बात करते हुए सभी का धन्यवाद किया और संस्था के सहयोग के लिए तारीफ की। आज सर हमने हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिया है, मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, ऑक्सीमीटर दिया है, थर्मोमीटर दिया है, PPE किट दिया है और सैनिटाइज़र दिया है। ये सब आइटम दिया है हमने यहाँ पे। ये तो अभी हमने बाबू जगजीवन राम में दिया है, लेकिन दिल्ली के हम हॉस्पिटल और दूसरे भी कर रहे हैं। हम कर रहे हैं साउथ दिल्ली में बदरपुर क्लिनिक है, उसमें दिया हमें नंदनगरी में दिया है, SDM ऑफिस में दिया है, और दिल्ली में ये करा है। हम दिल्ली के बाहर भी हम कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं हॉस्पिटल को सपोर्ट। आने वाली थर्ड वेव में हम जो चाह रहे बच्चों को दिक्कतें ना आए, हम सुन रहे कि बच्चों के लिए खासों से आ रही है वो, तो उसके लिए हम एक छोटी सी तैयारी है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वर्ल्ड विजन इंडिया को, जिन्होंने आज 16 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, वो भी 10 लीटर वाले, उसके साथ साथ 80 मास्क, 80 ग्लव्स, 80 फेस शील्ड, 80 जो PPE किट, ये सब जो इन्होंने आज हॉस्पिटल को डोनेट किया है,
इससे हॉस्पिटल को लोगों के इलाज करने में मदद मिलेगी, तो मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। जो एनजीओ है वो इस हॉस्पिटल से और इस क्षेत्र से काफ़ी समय से जुड़ा रहा है और हमारे हॉस्पिटल में कई सारी गतिविधियों में भाग लेता रहा है। अभी जब कोरोना का पीरियड निकला, पहला फेज और दूसरा फेज, तो उस समय उन्होंने हमसे संपर्क स्थापित करके बोला कि इस बीमारी की वजह से आपकी कोई ज़रूरत है जो कि आपको तुरंत नहीं मिल पा रही, बताएं, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमारे स्टाफ ने जो दी थी, उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमको दे दी हैं। उसमें मेन चीज़ जो मुख्य बात बताना चाहूँगा वो है ऑक्सीजन कंसनट्रेटर। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इन्होंने जो दिए हैं वो उसकी भी खास बात यह है कि ये 10 लीटर वाले हैं और बाकी कई जगह से हमें मिले तो 5 लीटर वाले होते हैं। तो 10 लीटर वाले हमारे सक्षमता पूरी तरह से अच्छा करते हैं काम। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 68वीं पुण्यतिथि पर बीजेपी के तमाम शीर्ष नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के जेल में 23 जून 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। देश की एकता को लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक राष्ट्र एक विधान एक निशान का नारा दिया था। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके बलिदान से लेकर जयंती तक वृक्षारोपण किया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस से लेकर के उनके जन्मदिन तक इस लक्ष्य को लेने का तय किया है। आप सब लोगों को इसमें सफलता मिले। मैं एक बात और भी निवेदन करूंगा कि जो हम वृक्ष लगाएं, उन वृक्ष की रक्षा करना, इसकी भी हम कोई न कोई योजना जरूर बनाएं। इसलिए हर पेड़ के साथ व्यक्ति को जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। उसके साथ अगर कोई हम काम कर सकेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि वो व्यक्ति उस पेड़ की रक्षा करे, उसकी संभाल करे और उसको बढ़ाने में अपना। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उनके प्रयासों को याद किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों ने गोकुलपुर में वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्ष लगाने के लिए जागरूक किया। इस दौरान भाजपा पूर्व निगम पार्षद संजय कौशिक ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहे हैं। उनके महान आदर्श, समृद्ध विचार और लोगों की सेवा करने की प्रतिबद्धता हमें प्रेरित करती रहेगी। राष्ट्रीय एकता के उनके प्रयासों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। गोकुलपुर मंडल अध्यक्ष राजन चौधरी ने मुखर्जी को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का शिल्पी बताया और कहा कि वो न सिर्फ मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्षधर थे, बल्कि मानते थे कि विकास में जन भागीदारी के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। आज हमने गोकुलपुर मंडल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर अपने वार्ड में कार्यक्रम रखा है, उनको श्रद्धांजलि के रूप में वृक्षारोपण का, जिसमें हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षदा निर्मला कुमारी जी और हमारे जिला प्रभारी, जिले में उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता जी और पूर्व में जोन चेयरमैन रहे हमारे संजय कौशिक जी, हमारी टीम के बाकी सदस्य प्रदीप गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष सुमित वर्मा जी, मिट्टू सोनवाल जी, कुणाल कौशिक जी, मिथिलेश जी और काफ़ी साथी हमारे सभी इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए। आज हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के रूप में वृक्षारोपण लगाकर उनका बलिदान दिवस को समर्पित करने का काम किया और पुष्पांजलि करने का काम किया हमने। इसमें हमारे गोकुलपुर मंडल है, इस मंडल के अध्यक्ष भाई हमारे राजन जी, इनके नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें गरिमा में उपस्थिति निगम पार्षदा। वहीं पीएम मोदी कल कश्मीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक का आयोजन कर रहे हैं और इसे लेकर कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि देर से ही सही, लेकिन यह सही फैसला है। कांग्रेस हमेशा से चाहती थी कि सरकार सभी पक्ष से बातचीत करें, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की बात हो, तो 370 हटाने की बात हो या फिर कश्मीर पर कोई भी बड़ा फैसला, सरकार ने विपक्षी दलों को भरोसे में नहीं लिया, ना ही उनसे कोई बातचीत किया। लेकिन अब अगर केंद्र सरकार बातचीत कर रही है तो यह सराहनीय और सकारात्मक कदम है। वहीं उन्होंने महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए वाले बयान पर कहा कि अगर आप वार्ता की टेबल पर महबूबा मुफ्ती को बुला रहे हैं
तो आपको उनकी भी सुननी पड़ेगी। देखिए कांग्रेस के महासचिव तारिक अनवर ने एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव से खास बातचीत की है, उसके अंश। जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में जो डायलॉग प्रोसेस है इसको आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया शुरू होगी, इसको माना जा रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है चाहे वो गुपकार ग्रुप हो या फिर वहां पर कांग्रेस, सभी उस डायलॉग की टेबल पर बैठेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा? सर, तारिक अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ डायलॉग प्रोसेस की शुरुआत हो रही है, इसे किस रूप में देखते हैं आप लोग? नहीं, अच्छी बात है, डायलॉग तो होते ही रहना चाहिए। लोकतंत्र का तकाजा यही है कि किसी तरह का भी अगर कोई मतभेद होता है या कोई विवाद होता है तो उसका तरीका यही है कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो और उसका एक रास्ता निकाला जाए। तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सारे लोग, सारे राजनीतिक दल वहाँ से जो जम्मू कश्मीर के हैं वो सब उसमें भाग लेने वाले हैं और अपनी बात वो कहेंगे। अब कहाँ तक वो प्रधानमंत्री को उसका प्रधानमंत्री उनकी बात को स्वीकार करते हैं या उनके सुझाव को स्वीकार करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सर, सबसे बड़ी बात यह कि केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की जा रही है, आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने आने से पहले कह दिया कि पाकिस्तान के साथ भी बातचीत होनी चाहिए। तो क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स के बाद कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है आगे बढ़ पाएगा? अब ये तो केंद्र सरकार को देखना होगा और हर आदमी की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना उनका मशवरा है। जब महबूबा मुफ्ती को उन्होंने बुलाया तो उनकी बात तो सुननी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल ये थे तारिक अनवर साहब जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देर आए दुरुस्त आए, देर से ही सही लेकिन कम से कम डायलॉग प्रोसेस शुरू तो हुआ, सकारात्मक यही है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट लोकेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। वहीं कांग्रेस के निगम पार्षद उषा शर्मा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं संग आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो अपने क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं कर पा रही थी, इसलिए आम आदमी पार्टी में शामिल होकर क्षेत्र का विकास करना चाहती हैं। वहीं वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने उषा शर्मा के शामिल होने पर कहा कि दिल्ली में यदि कोई पार्टी या नेता काम कर सकता है तो वह आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल हैं। नगर निगम के अंदर भी हम बदलाव करेंगे, एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे। भाजपा के कारण आज एमसीडी की संपत्ति को बेचने की नौबत आ गई है। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विकास मॉडल, दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और तमाम सुविधाओं से प्रभावित होकर लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, एमसीडी सब कुछ करने की स्थिति में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। पूरी तरह एमसीडी ठप पड़ी है। अभी दोबारा कर्मचारियों ने नोटिस दिया है हड़ताल की, तो कागज पे तो कुछ भी कर सकते हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो काम होने हैं वो लगातार हो रहे हैं और मेरा यही निवेदन है कि चूंकि दिल्ली की ऐसी बनावट है, कुछ सड़कें एमसीडी की हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं, सभी एजेंसियां तेजी के साथ काम करें जिससे कि हम दिल्ली के लोगों को राहत दे सकें। ये बयानबाजी से नाले साफ नहीं होते। मैं उषा शर्मा, निगम पार्षद वार्ड 81 किशनगंज से दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के से प्रभावित होकर आज मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ, सदस्यता में शामिल होने जा रही हूँ। दिल्ली नगर निगम की हालत आप लोगों से सब जानते हैं, भली भांति परिचित हैं कि निगम में हमारे को बजट के नाम से आश्वासन मिलता है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पाती, जो रिटायर हो चुके हैं उन्हीं को पैसा नहीं मिल रहा, शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल दिन पर दिन बदतर होता जा रहा है और मैं अपने क्षेत्र में विकास के कार्य नहीं करा पा रही। तो मैं अपने बड़े भाई सौंदर्य के साथ मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। देखिए, एमसीडी सब कुछ करने की स्थिति में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। पूरी तरह एमसीडी ठप पड़ी है। अभी दोबारा
कर्मचारियों ने नोटिस दिया है हड़ताल की। तो वह थाना विकासपुरी की पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को धर दबोचा है। इन दोनों शातिर अपराधियों के पास से पुलिस को एक देसी कट्टा, 2 स्कूटी और चोरी किए हुए 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दरअसल बीती रात एलिवेटेड रोड पर ड्यूटी कर रहे पुलिस के जवानों को देखकर दोनों संदिग्ध भाग रहे थे, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को धर दबोचा और उनके पास से कई सामान बरामद किए। बताया जा रहा है कि अपराधी नन्हे पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। वह शूटर गौरव शर्मा के साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही गौरव शर्मा की एयर पिस्टल और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। बता दें कि 24 मार्च को जब गौरव जयपुर से वापस लौट रहे थे तो कश्मीरी गेट पर नोटों के बंडल का लालच देकर 2 शातिरों ने बड़ी चालाकी से उनका कीमती मोबाइल और पिस्टल रखा बैग उड़ा लिया था। वह दिल्ली में 24 घंटे में 111 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। कोरोना संक्रमण से 702 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटे में संक्रमण से 7 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना के 1797 एक्टिव केस हैं। कोरोना से अब तक 14,06,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब तक संक्रमण से 24,940 मौतें हुई हैं। दिल्ली में कुल 14,33,366 लोग संक्रमित हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।